स्टूडेंट्स, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 6 स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टॉपिक में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित प्राणी। लिविंग मीन्स जीवित, ऑर्गेनिज्म मीन्स प्राणी। अब जीवित प्राणी में क्या क्या आते हैं? सारे प्लांट्स आते हैं और सारे एनिमल्स आते हैं। उनका स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है, इसकी जानकारी हमें इसमें मिलेगी, और जिससे बना हुआ होता है उसको हम पूरे डिटेल में इसमें पढ़ेंगे। देखिए किस तरह से हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर किससे बना हुआ होता है, ये हमारे फर्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे। बेसिस ऑफ लाइफ सेल। सेल क्या है? हमारे लाइफ की बेसिस है। किस तरह से है, पहले हम बुक रीडिंग करते हैं फिर समझते हैं। द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स. All the activities taking place in body of organism take place through cells. It is obvious that the body of each organism is made up of small units known as cells. हमारे जो बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी हुई होती है। जैसे एक बिल्डिंग बनी होती है ब्रिक्स से, इस तरह से देखिए ये ब्रिक्स है जिससे एक बिल्डिंग बनी हुई होती है। ब्रिक्स बिल्डिंग की स्मॉल यूनिट होती है। उसी तरह हमारा बॉडी होता है वो भी इस तरह से सेल्स से बना हुआ होता है। अलग अलग शेप की सेल्स होती है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और इस तरह से बनी हुई होती है। इसलिए हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उनको स्मॉल यूनिट कहा जाता है। हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉल यूनिट कहा जाता है। Thus, cell is the structure and functional unit of organism. इसीलिए सेल को मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है, वो भी सेल्स से बना हुआ होता है। जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो भी सेल्स के थ्रू ही होते हैं। ए ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665 AD ऑब्जर्व्ड थिन सेक्शंस ऑफ कॉर्क विथ ए माइक्रोस्कोप। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट हुक, 1665 में उन्होंने कॉर्क के छोटे छोटे सेक्शंस, पतले पतले सेक्शंस काटे और उनको माइक्रोस्कोप में देखा। कॉर्क क्या होता है बच्चों? प्लांट का एक पार्ट होता है कॉर्क। उसके पतले सेक्शन किए और माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा। ही सो एम्प्टी स्पेसेज और कैविटीज एंड नेम देम सेल्स। उन्होंने उसमें देखा खाली स्पेसेज और कैविटीज टाइप संरचनाएं, जिनको नाम दिया उन्होंने सेल्स। एक्चुअली द सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय हुक वर डेड सेल्स। जो सेल रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किए वो कैसी थी? डेड सेल्स थी, यानी मृत कोशिकाएं थी। In 1674, when Leeuwenhoek improved the microscope and observed living cell. उसके बाद 1674 में वेन ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव किया और उसमें लिविंग सेल्स ऑब्जर्व की। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विथ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। साइंस की वो शाखा, साइंस की वो ब्रांच जो कि सेल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से कंसर्न है, जिसमें कि सेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी किया जाता है, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों। देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या डिफरेंस है? देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी केवल एक ही सेल से बनी हुई होती है वो कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मीन्स वन। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, क्लेमाइडोमोनास एटसेट्रा। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, ये इनकी बॉडी किससे बनी हुई होती है? एक ही सेल से बनी हुई होती है। इसलिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इनके सारे फंक्शंस भी, इनकी बॉडी के सारे फंक्शंस लाइक न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशंस, ग्रोथ, एक्सक्रिएशन सभी एक ही सेल के थ्रू होते हैं। ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और वो
ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल की बनी हुई होती है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेज like nutrition, respiration, excretion, growth and reproduction are carried out by the single cell in a unicellular organism। सारी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये सारी एक ही सेल्स से होती है और वो किसमें होती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल के थ्रू सारी क्रियाएं होती है। लेकिन in multicellular organism different type of cell groups are found but जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सेल्स ग्रुप्स पाए जाते हैं जो कि डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। द सेल्स एग्रीगेट्स ग्रुप्स आर टर्म्ड एज टिश्यू और ये सेल ग्रुप क्या कहलाते हैं? टिश्यूज कहलाते हैं। Majority of cells are minute and can be observed with microscope only। अधिकतर सेल कैसी होती है? बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिन्हें केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। लेकिन some of the cells are very big, for example of egg of ostrich which may range in size 100 to 150 सेंटीमीटर एंड डायामीटर। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ही बड़ी होती है, जैसे एग ऑफ ओस्ट्रिच। ओस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और उसकी जो साइज होती है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। द शेप ऑफ सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म इन सेल्स। और इन जो सेल्स की शेप होती है वो वेरी करती है, यानी डिफरेंट हो जाती है फंक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा सेल का फंक्शन होगा उसी तरह की उसकी शेप हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी एंड इट्स एक्सेप्शंस। सेल थ्योरी एंड इट्स एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद, यानी कि जो बातें सेल थ्योरी में स्वीकार नहीं की गई है, सेल थ्योरी की जो बातें स्वीकार नहीं की गई है और अन्य साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको एक्सेप्शंस कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरीज मेड इन 19th century, साइंटिस्ट inferred that the body of all plants and animals is made up of cell on the basis of discoveries। आगे जो डिस्कवरीज हुई 19th सेंचुरी में, तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि बॉडी जो बनी हुई होती है सारे प्लांट्स की और एनिमल्स की, जैसा कि हमने पढ़ा है, किससे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी हुई होती है। और दीज सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेसेज। और ये सारी सेल्स होती है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? सारी क्रियाएं, बॉडी की सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है? सेल्स के द्वारा ही होती है, इसलिए सेल्स ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ऑन द बेसिस ऑफ मैथियास थियोडोर श्वान एंड बोटेनिस्ट मैथियास लाइडेन। जूलॉजिस्ट थियोडोर श्वान और बोटेनिस्ट मैथियास लाइडेन propounded the cell theory in the year 1838 to 39। 1838-39 में ये दो साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने ये सेल थ्योरी दी और इस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए। अकॉर्डिंग टू दिस सेल थ्योरी, वो पॉइंट्स क्या हैं देखते हैं हम। द बॉडी ऑफ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स। बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किससे बनी हुई होती है? सेल्स से बनी हुई होती है, चाहे एक हो चाहे अधिक सेल्स हो, यानी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक सेल से बनी होती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक से अधिक सेल्स की बनी हुई होती है। ये इस सेल थ्योरी का पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए, the cell is the basic unit of life। all the life processes of a living being takes place in a cell। सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, बिकॉज इसकी जो लाइफ की सारी प्रोसेसेस हैं वो सेल्स के थ्रू ही होती है लिविंग बीइंग में, इसलिए सेल एक बेसिक यूनिट है लाइफ की। तीसरा पॉइंट था इसका,
द सेल इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटरी material, heredity because hereditary material is present in its nucleus. जो सेल होती है वो हेरिडिटी की यूनिट होती है, हेरिडिटी की यूनिट होती है। हेरिडिटी क्या होता है बच्चों? जब एक जनरेशन से वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर्ड होते हैं तो वो किसी हेरिडिटरी मटेरियल के थ्रू होते हैं, और वो हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए होता है जो कि किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए सेल को हेरिडिटी का यूनिट कहा जाता है। अगला पॉइंट है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और जो नई सेल्स बनती है वो पहले से ही मौजूद सेल्स से बनती है। तो इस तरह से इन दो वैज्ञानिकों ने ये कुछ पॉइंट्स दिए थे सेल थ्योरी के अंतर्गत। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डिस्कवरीज, आगे जो डिस्कवरीज हुई उसके आधार पर सेल थ्योरी डज नॉट अपीयर टू बी लॉजिकल एट मेनी पॉइंट्स। कई पॉइंट्स में सेल थ्योरी लॉजिकल नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल, द वायरस डू नॉट हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर। वायरस का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। देखिए, वायरस नॉन लिविंग मटेरियल होता है। ये जब लिविंग में एंटर कर जाता है तो ये लिविंग की तरह परफॉर्म करता है, और जब यह लिविंग से बाहर होता है तो यह नॉन लिविंग मटेरियल की तरह होता है। इसलिए वायरस का कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो यहाँ पर इनकी सेल थ्योरी कैंसिल हो गई। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स से नहीं बने हुए होते हैं, जैसे कि वायरस। एंड ए प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स। और प्रोमिनेंट यानी एक डेवलप्ड न्यूक्लियस सभी सेल्स में नहीं होता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनमें केवल न्यूक्लियर मटेरियल होता है, उनमें एक अच्छा डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is not present around the nuclear material। और बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जैसे कि और ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वैसे इसमें नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है विच रिमेन्स डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म में रहता है। न्यूक्लियर मटेरियल के चारों तरफ कोई कवर नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इस तरह से हमने ये सेल थ्योरी के बारे में और इसके एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में देखिए, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज have revealed that a typical eukaryotic cells has the following components। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से पता चला कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें जो फॉलोइंग कंपोनेंट है वो पाए जाते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब हम सबसे पहले लेंगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे अब हम। देखिए, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। Cell membrane is the outermost living cover of cytoplasm which separates the cell from the outer environment। Cell membrane एक outer cover होता है और living होता है ये साइटोप्लाज्म का, जो कि सेल को आउटर वातावरण से, आउटर एनवायरनमेंट से अलग करता है, सेपरेट करता है, यानी कि एनवायरनमेंट के टच में नहीं होने देता। इट्स थिकनेस रेंजेज फ्रॉम 75 to 105 एंगस्ट्रॉम इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसकी जो थिकनेस रेंज होती है वो 75 से 105 एंगस्ट्रॉम होती है। अलग अलग सेल में अलग अलग इसकी थिकनेस होती है सेल मेम्ब्रेन की। इट इज 3 लेयर्ड कवर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। ये 3 लेयर्ड कवर होता है जो कि किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का और फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा कि इसकी थिकनेस रेंज पढ़ी हमने। ये किससे बना हुआ होता है, प्रोटीन और फास्फोलिपिड की 3 लेयर्ड कवर होता है ये। अब हम इसके फंक्शंस पढ़ेंगे।
देखिए सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द सब्सटेंसेज दैट एंटर और लीव द सेल. It permits the passage of some substances while prevents the movement of other substances. Hence, it is referred to as selectively permeable membrane. ये एक selectively permeable membrane कहलाती है। क्यों कहलाती है? देखिए, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, सब्सटेंसेज को कंट्रोल करती है एंटर करने के लिए और सेल से बाहर छोड़ने के लिए। सेल मेम्ब्रेन जिस सब्सटेंस को चाहे वो एंट्री दे सकती है और जिस सब्सटेंस को चाहे वो बाहर जाने से रोक सकती है। इट परमिट्स द पासेज ऑफ सम सब्सटेंसेज, ये कुछ सब्सटेंसेज को तो परमिशन देती है बाहर जाने की और कुछ सब्सटेंसेज के को प्रिवेंट कर देती है उनके मूवमेंट से, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक फंक्शन तो ये हो गया कि ये चुन के सब्सटेंसेज को अंदर लेती है और चुन के ही बाहर भेजती है, यानी सेलेक्ट करके ही बाहर भेजती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड ए डेफिनेट शेप टू द एनिमल सेल एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, एक शेप एनिमल सेल को शेप प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्ट करती है साइटोप्लाज्म को। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी तो साइटोप्लाज्म डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ जाएगा और वो प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगा। तो इस तरह से सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ा प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में। अब पढ़ेंगे हम प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन का क्या वर्क है। इन प्लांट सेल ए नॉन लिविंग कोट इज प्रेजेंट अराउंड द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक नॉन लिविंग कवर होता है जिसे क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज सेल वॉल, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। और ये सेल वॉल डेड कवर होता है, लिविंग कवर नहीं होता है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड। और जो ये सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है, जबकि सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन्स की 3 लेयर्ड कवर होता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल वॉल सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। द एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एनिमल सेल और प्लांट सेल में जो डिफरेंस किया जाता है वो सेल वॉल के प्रेजेंस के बेसिस पर भी किया जा सकता है। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है और प्लांट सेल में होती है। सेल वॉल गिव्स द प्लांट सेल ए डेफिनेट शेप एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। सेल वॉल प्लांट सेल को एक शेप प्रोवाइड कराती है और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेल वॉल एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में ही सेल वॉल होती है। अब देखिए सेल वॉल कैसी होती है, डेड सेल होती है। किससे बनी हुई होती है ये, हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसेकेराइड से बनी होती है और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है। ये हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा। अब अगला टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इन ए सेल इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। वो सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, यहाँ पर साइटोप्लाज्म रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियस आएगा। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो सब्सटेंस मौजूद होता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म इज ए फ्लूइड कंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जिसमें कुछ तो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। साइटोप्लाज्म में कुछ तो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे लिविंग स्ट्रक्चर्स हो गए, सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉन लिविंग में वाटर, ग्लाइकोजन, फैट्स एंड अदर सब्सटेंसेज आर फाउंड इन द फ्लूइड। ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे अगले वीडियो में हम सेल ऑर्गेनल्स लेंगे। जय हिंद, जय भारत।